सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे, संस्कृत का आधार मूल क्या है। जैसे हिंदी में हमने बताया था, हिंदी में वर्णमाला उसका बेस अर्थात आधार होता है, जिसके आधार पे हम इसके विषय में बृहद रूप से पढ़ते हैं। जैसे हमें संधि समास बताया था हमने, संधि समास, विग्रह, शब्द रूप, धातु रूप आदि पढ़ना है। चाहे हिंदी में है तो हिंदी वर्णमाला आना चाहिए, वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन है। उसी प्रकार से संस्कृत में इसी के आधार पे इसमें जो भी संधि समास, विग्रह आदि हैं, ये सब 14 माहेश्वर सूत्रों के ऊपर निर्भर है। तो हमने कल बता दिया था 14 माहेश्वर सूत्र कितने हैं। सबसे पहले इनकी संख्या हमने कहा था आज याद करने के लिए 14 माहेश्वर। और इन्हें माहेश्वर क्यों कहा जाता है, इसके विषय में मैंने बताया था। माहेश्वर सूत्र माहेश्वर सूत्र इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी के डमरू बजाने से उसमें डमडम की आवाज़ 14 बार निकली है। उसी ध्वनि को पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि 3 ऋषि मुनि थे, तो इनमें पाणिनि सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इन्होंने आ ई उड़ रील री के ए उंग आई औच हाय वारा टल्लाय मंगलम झभई घटदस जब गडदस खफ छठत चटत कपाय सर हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णमाला के अक्षर अर्थात जो हिंदी में वही संस्कृत में है, लेकिन उनका सीक्वेंस अर्थात इनका क्रम थोड़ा आगे पीछे है। इसमें सबसे पहले संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, जबकि हिंदी में 13 हैं। तो इसमें पहले के जो 4 हैं, आ ई उड़ रील री क ए ओंग आई औच, 4 जो हैं किसमें आते हैं, ये आते हैं आच में। अच माने स्वर अर्थात आ से लेके च तक। हाँ, एक चीज हम और आज बताएंगे, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। जैसे हो गया पहला आ ई उ अड़ा, री री का, ए ओ उंग आए आओ च। हमने कल बताया था, कल तो मान लीजिए नहीं ध्यान होगा, हमने 14 माहेश्वर सूत्रों को बताया था। तो उनमें से हमने कहा 14 माहेश्वर सूत्रों में किसी का भी प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चाहे जो भी ले लीजिए, लेकिन उसका अंतिम वर्ण जो हलंत है, हलंत का मतलब व्यंजनांत, जो जिसमें स्वर ना लगा, इनको लेके अर्थात किसी भी माहेश्वर सूत्र का प्रथम और अंतिम वर्ण लेके हम माहेश्वर सूत्र बना सकते हैं। हाँ सॉरी, माहेश्वर सूत्र नहीं, प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, हमने ले लिया अण, यहाँ पे हम पहला अक्षर लिए और हलंत वाला ले लिए अड़। अब ये अड़ प्रत्याहार हो, कहीं भी अगर अड़ आएगा तो अड़ का ये इतने का बोधक होगा, कितने का, आ ई उ, इतने का बोधक होगा। कभी भी जब हम प्रत्याहार का विस्तार करेंगे, अर्थात प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार सबसे पहले समझ लीजिए, हम कल माहेश्वर सूत्र बताए थे, आज हमारा टॉपिक है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार का सूत्र है आदि अंतेन सहेता, अर्थात सूत्र से ही स्पष्ट है, आदि अंतेन सहेता, आदि अंतेन सहेता। ये अगर संधि होगी तो इसमें आद्यंतेन सहेता हो जाएगा। तो अर्थात आदि और अंत, प्रथम माहेश्वर सूत्र, किसी भी माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और अंतिम अर्थात जो हलंत है जिसे व्यंजनांत कहेंगे,
उसको मिला करके प्रत्याहार बनता है। और प्रत्याहार का मतलब है संक्षेपीकरण। अब कैसे संक्षेपीकरण हम ऊपर बताए ही हैं। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण देख ही रहे हैं। जैसे हम आ ई ऊड़ो को अड़ कह देते हैं। हमने कहा कि जब इसका विस्तार करेंगे तो इसमें हलंत को जो लास्ट वर्ण है इसे नहीं लेंगे। और यहाँ से मान लो अक कह दिए, अब हम मान लो ये वाला आ ले लिए, ये का ले लिए, अब यहाँ कह दिए अक। अब अक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आ ई उ री ली, इतने आएंगे अक में। अब इसी के बाद अंग कह दिए या अच कह दिए। अच कहने का मतलब ये यहाँ से और इसको हम ले लेंगे। हमने कहा कि किसी भी माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और व्यंजनांत अर्थात हलंत जो है उसको मिलाकर के प्रत्याहार बनाया जाता है। प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण। हमने बताया जिस प्रकार से पुत्र उत्पन्न होता है तो हम लोग हर्षोल्लास मनाते हैं जो है, उसी प्रकार से हमारे आदि ऋषि मुनि पाणिनि पतंजलि कात्यायन जो थे, अगर किसी भी सूत्र में आधा मात्रा की भी कमी हो जाती थी तो उन्हें पुत्रोत्सव की तरह मनाते थे। तो इस प्रकार इन माहेश्वर सूत्रों से इन्हें लगा कुछ और छोटा किया जाए तो इन्होंने प्रत्याहार को बताया। और प्रत्याहार को आ ई उड़ री एवं अयो जब तक इतना पढ़ेंगे हम आज कह देंगे सारे स्वर आ जाएंगे। और इसी प्रकार 4 के बाद भी जो 10 बचे हुए हैं उनमें भी जो आते हैं वो 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 और हैं ये हल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हल। हाइब्रिड से लेकर हल, लास्ट में भी हल, माहेश्वर सूत्र 14वां। तो ये पहला हाइब्रिड का हा ले लेंगे, हा या वा र टा, और इधर लास्ट में है हल, हा ला। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार बनाते समय हमने कहा कि माहेश्वर सूत्र 14 में किसी का भी प्रथम वर्ण ले लेंगे, लेकिन लास्ट में जो व्यंजनांत है वही लेंगे तभी जाके बनेगा। अब इसमें हाल कह देने पे हम ये वाला हा ले लेते हैं और ये ला लेते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे हा से लेके हा या वा र ल य म अंग न ख फ छ ठ थ जो भी आएंगे इसके अंतर्गत केवल उनको ये जो व्यंजनांत है या हलंत है इन्हीं को छोड़ देंगे, बाकी सबको गिन लेंगे। इस प्रकार से ये चौथा स्वर हो गए, ये हल व्यंजन हो गए और दोनों को मिलाएंगे तो अल हो जाएगी। ये वाला आ लेंगे और ये वाला ला लेंगे तो अल अर्थात आल। आप ऐसे समझ लीजिए, अल मतलब आल, जितने भी हैं इसमें स्वर व्यंजन सब मिला के सभी आ जाएंगे। ये तो रहा माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र और इससे बनने वाले प्रत्याहार। इससे बनने वाले आपके में पूछेगा नहीं, इससे 42 प्रत्याहार प्लस 1 43 बनता है। हमारे पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में 42 प्लस 1 1 इतने प्रत्याहार बनते हैं। लेकिन इसका हमने इसलिए बताया कि आगे जो भी संधि समास विग्रह होंगे सब में आएगा। तो हम थोड़ा से संधि के ऊपर आते हैं। इसके बाद आपके विषय में जो सिलेबस में हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं। आपके सिलेबस में संधि है, शब्द रूप है, धातु रूप है, प्रत्यय है, विभक्ति है, समास है। तो इन सब में संधि में मुख्यतः इन प्रत्याहारों का और माहेश्वर सूत्रों का तो लगभग सब में प्रयोग होता है, क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के कोई शब्द बनेगा नहीं। जब शब्द बनेगा तो नहीं बनेगा तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए हम थोड़ा संधि के विषय में, संधि का हमने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। संधि शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्रकृत, और प्रकृत का मतलब होता है उपसर्ग।
ये हमारा टॉपिक आज का है संधि। संधि कैसे बनता है? सम उपसर्ग प्लस धा धारणे धातु। धातु का चिन्ह ये है, धा धारणे धातु की प्रत्यय। की पुल्लिंग है और की का ई जुड़ता है। का लसक तद्धित, इसको हम बताएंगे बाद में। लसक और तद्धित से का लोप हो जाता है, ई बचेगी। और धा धारणे धातु, धा मतलब धारण करना और मिल बराबर होके संधि हो जाएगा, संधि। इस प्रकार से संधि का अर्थ है मेल या जोड़, मेल या जोड़। संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल अर्थात जोड़। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें एक विकार उत्पन्न होता है। जब जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ हमने जान लिया। अब किन किन उपसर्ग, सम उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। इस प्रकार से संधि शब्द बना हुआ। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। आपके मुख्यतः तीन इंटरवलों में तीन संधियां हैं। स्वर संधि नंबर 1, स्वर संधि नंबर 2, व्यंजन संधि। जैसा कि नाम से भी कुछ स्पष्ट है, व्यंजन संधि। जहां तक संस्कृत व्याकरण में देखा जाए तो जो उसका नाम है वही उसका काम भी है। काम के अनुसार इनके विसर्ग संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। जो नाम है इनका वही इनका काम है। स्वर का मतलब जो स्वरों में हो, जो स्वर में संधि हो। और एक चीज और, संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस संधि में कम से कम 2 वर्ण होंगे। वर्ण मतलब अक्षर या पद जो भी हो, 2 होंगे ऐसे। तो अगर स्वर संधि है तो यहाँ स्वर होगा, यहाँ भी स्वर होगा, यहाँ भी स्वर होगा। और व्यंजन है तो यहाँ व्यंजन जरूर होगा। और विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग जरूर होगा। आगे चाहे स्वर हो या व्यंजन, इससे नहीं मतलब है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी संधि हो उसके प्रथम वर्ण में, उसके प्रथम पद में या वर्ण में। जैसे विद्याधन आर्थिक, इसमें 2 पद हैं, 2 शब्द हैं। विद्याधन आर्थिक देख लीजिए, या कोई और शब्द ले लीजिए, साक्षर, सा छोटा हिस्सा प्लस अक्षर। अब इसमें देख रहे हैं सा में आ है, सा में आ है, इसमें भी छोटा आ है हरस। सा में आ, अगर देखो जब भी कोई व्यंजन अगर उसमें हलंत नहीं लगा इसका मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। अगर उसमें हलंत लगा इसका मतलब आधा है अर्थात व्यंजन पूरा है। तो सा में आ है अर्थात प्रथम पद में भी, प्रथम शब्द में भी स्वर है और दूसरे में अक्षर का पहला, इसमें भी स्वर है। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं ये स्वर संधि। पहचानने का तरीका दोनों को मिलाएंगे हो जाएगा साक्षर। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के नियम आकाशवाणी दीर्घ बाद में हम बताएंगे। अभी कल लगभग इसका टॉपिक आएगा कि हमें किस संधि में क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसको कैसे हम याद करेंगे, इसके क्या तरीके हैं और किन के स्थान पे क्या हो जाता है। तो ये हुआ। और जैसे वागीशा देखिए, ये स्वर संधि हो गया। अर्थात स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में बाद वाला क्या है क्या नहीं इसको नहीं ध्यान रखना है। स्वर में तो दोनों स्वर रहेंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। लेकिन व्यंजन संधि में पहले विषय वागीशा हो गया, यहाँ वाक, वाक का हलंत ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे प्रथम में व्यंजन दिख रहा है, वाक धन ईसा। अब मिलाएंगे क्या हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसमें स्वर है, व्यंजन भी हो सकता है ना, लेकिन विसर्ग नहीं होगा। तो इसकी पहचान पहले पद से होगी। अब इसको मिलाएंगे तो वागीसा हो जाएगा। इसमें जस्त संधि होगा। जस्त संधि में बताएंगे प्रथम पद, प्रथम वर्ण के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे का खा गा एक जो है वर्ग है, कुछ टू टू पू,
कु चु टू तू पू 5 वर्ग हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। इसमें जैसे प्रथम वर्ण कु अर्थात का खा गा घा अंगा, का मतलब प्रथम वर्ण में जो भी आएगा, जिस वर्ग का जो भी आएगा उसका तृतीय जस्त में हो जाता है। जैसे का के स्थान पे गा हो गया, चा होता तो जा हो जाता है, ऐसे ही ये हो गया। और एक देखेंगे रामा शेते, रामा शेते तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी विसर्ग है, अब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा रामश्यते। अब ये सा क्यों हुआ बताएंगे, क्योंकि इष्टुत्व संधि इसमें कार्य करने लगेगी, इसलिए ये तालव्य सा हो जाएगा। और बाकी ऐसे भी हो सकता था दंत सा, ये भी ठीक है, लेकिन एक संधि काम करने लगेगी इसलिए ऐसे इष्टुत्व संधि काम करने लगेगी बीच में आके लगकर, इसलिए शुद्ध रूप इसका ऐसे होगा, ऐसे है। इस प्रकार से आज केवल इन संधियों के विषय में जान लीजिए। मुख्य बात यह है स्वर संधि के अभी हमें देखते हैं कि सभी में इंटर में क्या है इसका सिलेबस, तो उसी आधार पढ़ाएंगे। इसमें लगभग 5 भेद हैं इसके स्वर संधि के, प्लस 2 पूर्व रूप और पर रूप, अर्थात कुल मिला के लगभग 7 भेद हैं। व्यंजन में तो बहुत सारे भेद हैं, लगभग 8-10। आपके सिलेबस में पैटर्न में जो भी है पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाएंगे, और हम लगभग पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। हाँ, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में भी कंफर्म नहीं कितना है, आपके सिलेबस में जो होगा उतना पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम संधियों के विषय में सिंपल बता दिए। कल हम स्वर संधि के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। आपके पाठ्यक्रम में बता दूं तो आपके पाठ्यक्रम में दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, 3 हो गया, अयादि 4, एक पूर्व रूप पर रूप, आप में 4 2 6, अर्थात एक नहीं है, कौन नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। आप में इंटर में वृद्धि संधि नहीं है। इस प्रकार से ये अगर जूनियर वाले बच्चे पढ़ेंगे, मैं सभी ग्रुप में डालता हूँ इसलिए कि ये अगर इंटर में भी है तो वही इसका थोड़ा सरल रूप जूनियर में भी है, अगर ये बच्चे पढ़ लेते हैं तो उन्हें आगे आसानी मिलेगी। तो आज हम यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो डालने पे सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम, डाटा प्रॉब्लम, समय प्रॉब्लम, तो छोटा छोटा करके हम डालते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।